नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। ट्रस्ट की जमीन पर खड़गे परिवार को घेरा तो प्रियांक खड़गे ने अब सीधे चुनौती दे दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में ईसाई परिवारों को गांव से निकाला तो अब समझौते के बाद गांव लौट पाए हैं, लेकिन एक शर्त रखी है कि 1 महीने में घर वापसी होनी चाहिए। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं। इसके बाद नेताओं से लेकर बाकी लोग चिंता में हैं और सवाल उठा रहे हैं और विपक्षी नेता कह रहे हैं, क्या सच में अब भारत की नागरिकता सिर्फ हिंदू होने और बीजेपी को वोट देने से ही तय होगी? इन सभी खबरों के साथ बुलेटिन में हैं देश और दुनिया की जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल है, तो आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़े उस सच के साथ जो आपसे सीधा सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। घोटाले के आरोपों पर प्रियांक खड़गे बोले, आरएसएस को खुश करने में लगी है बीजेपी। विदेश मंत्रालय बोला, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं। नेता बोले, ये पूरी तरह बेतुका है। छत्तीसगढ़ में निकाले गए 26 ईसाई परिवार, समझौते के बाद घर वापसी। विदेशी फंडिंग पर नए प्रतिबंध, चर्च और एनजीओ संगठनों में बढ़ी चिंता, उठे सवाल। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट, दाम $75 से कम हुए। अब शुरुआत करते हैं प्रियांक खड़गे की आरएसएस बीजेपी को चुनौती से। जमीन घोटाले के आरोपों पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को कड़ा जवाब दिया है। दरअसल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिए गरीबों की जमीन हड़पी गई। इस ट्रस्ट में खड़गे साहब, उनके बेटे प्रियांक और परिवार के दूसरे लोग शामिल हैं। इन आरोपों के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ आरएसएस को खुश करने में लगी है। लोग जब अयोध्या के राम मंदिर का हिसाब मांगते हैं तो ये लोग बुद्ध विहार पर सवाल उठाते हैं। प्रियांक खड़गे ने सीधे शब्दों में पूछा, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो अभी तक जेल में क्यों नहीं हैं? उन्होंने दावा किया कि उनके सारे कागजात जनता के सामने हैं और वो किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरएसएस से यह भी पूछ लिया कि उनके राजनीतिक आका अपनी संपत्ति का हिसाब कब देंगे। इस तरह आरोपों और सवालों का ये दौर लगातार जारी है। सरकार ने कह दिया है कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है और ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने पूछा कि क्या ये यात्रा दस्तावेज विदेशियों को भी जारी होता है? शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि एमईए और कितना बेतुका साबित होगा। आदित्य ठाकरे ने पूछा, पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस किस चीज की जांच करती है? क्या हमारा देश गैर भारतीयों को भी यात्रा दस्तावेज के तौर पर पासपोर्ट देता है? जावेद अख्तर ने पूछा, तो क्या वो कुछ लोगों को ये यात्रा दस्तावेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि वो भारतीय नागरिक हैं? ये बात बेतुकी है। टीएमसी नेता महुआ मोत्रा ने कहा कि ऐसा लगता है कि आज के समय में भारत को नागरिकता का एकमात्र सबूत हिंदू होना और बीजेपी को वोट देना है। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ईसाई परिवारों को गांव से निकाले जाने के बाद प्रशासन ने समझौता कराया है। यहां के भारांडा गांव में 26 ईसाई परिवारों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। गांव वालों का आरोप था कि ये लोग लगातार धार्मिक गतिविधियां और प्रार्थना सभाएं कर रहे थे। इस बात को लेकर पिछले साल दिसंबर में ही तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। 9 जून को हिंसा झड़प में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि गांव में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जिला प्रशासन को इन परिवारों को वापस लाने के लिए दिन रात लंबी बातचीत करनी पड़ी। आखिरकार अधिकारियों ने कई दौर की बैठकों के बाद दोनों पक्षों में एक समझौता करा दिया। इस समझौते के तहत ईसाई परिवार अपने घर वापस तो लौट सकेंगे, लेकिन वो गांव में कोई भी धार्मिक प्रार्थना या सभा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, गांव वालों ने यह भी शर्त रखी है कि इन परिवारों को 1 महीने के भीतर अपने मूल धर्म में वापस लौटना होगा। विदेशी फंडिंग के नए नियमों पर कैथोलिक चर्च और अल्पसंख्यक समूहों ने नाराजगी जताई है। चर्च का कहना है कि मास मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। डीएम के सांसद पी विल्सन की अगुवाई में कई अल्पसंख्यक संगठन इसके खिलाफ खुलकर सामने आ गए। उनका मानना है कि इन नए कानूनों से चैरिटी चलाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
संगठन ने इसके विरोध में 28 जून को एक दिन के प्रार्थना सभा का ऐलान किया। इसके साथ ही 3 जुलाई को देश भर में बड़े पैमाने का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार के नए नियमों के तहत अब एनजीओ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पूरी जानकारी देनी होगी। यही नहीं, अगर कोई संस्था न्यूज प्रोडक्शन से जुड़ी है तो उसे विदेशी फंड लेने पर रोक का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी एनजीओ को 10 लाख से कम चंदा मिलता है तो भी रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन बदलावों के जरिए आम लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचल रही है। कहा जा रहा है कि इसका मकसद ईसाई संस्थाओं को निशाना बनाना है, जो कि हिंदुत्ववादी गिरोह की पुरानी खुन्नस है। इस पूरे मामले को लेकर देश की सियासत आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मा सकती है। ईरान अमेरिका तनाव कम होने से तेल बाजार में राहत हुई है। युद्ध के तनाव कम होने और आपूर्ति सुधरने से कच्चे तेल की कीमतें $75 से नीचे आ गई। तेल की कीमतें युद्ध से पहले वाली स्तर पर वापस लौट आई हैं। इसके मुख्य वजह हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से अटके हुए तेल टैंकरों का बाहर निकलना है। अमेरिकी क्रूड के दाम भी लुढ़क कर $70 के आसपास आ गए। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव घटने से वैश्विक बाजार में बड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल सुरक्षित बाहर निकला है। अब भारत के लोगों की नजरें तेल के दाम कम हुए हैं बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो भारत में कितने कम होंगे उस पर टिकी है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। फीस नहीं दे सकते तो स्कॉलरशिप लें, बोला सुप्रीम कोर्ट। क्या खामनेई के अंतिम संस्कार में जाएंगे पीएम मोदी? मिला है न्योता। जिसने चोरी की वही जांच कैसे करेगा? शंकराचार्य का सवाल। और वेनेजुएला में शक्तिशाली भूकंप, आपातकाल घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को भारी भरकम फीस कम करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फीस घटाने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि प्राइवेट कॉलेजों की फीस सरकारी कॉलेजों के बराबर नहीं हो सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरिकता की बेंच ने छात्र को सलाह दी कि अगर वो फीस नहीं भर सकता तो स्कॉलरशिप ले। मामला राजस्थान के एक छात्र हर्षवर्धन सिंह का है, जिन्होंने नीट परीक्षा पास की थी। उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटे के बावजूद प्राइवेट कॉलेज में सामान्य सीट मिली, जिसकी सालाना फीस 18,90,000 रुपए है। छात्र का कहना था कि इतनी ज्यादा फीस देना उनके बस की बात नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस फैसले से उन गरीब और जरूरतमंद छात्रों को बड़ा झटका लगा है जो महंगी पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता मिला है। अयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार अगले महीने होने जा रहा है। तेहरान में हुए हवाई हमले में उनकी मौत के बाद अब ईरान में तैयारियां चल रही हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को अंतिम संस्कार का इनवाइट भेजा। यह औपचारिक निमंत्रण नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के जरिए विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई से तेहरान में शुरू होगी। इसके बाद 9 जुलाई को उन्हें उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि भारत की तरफ से कौन जाएगा। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान 24 नए J-10CE फाइटर जेट खरीदने की डील हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल अगस्त तक इस डील पर मोहर लग जाएगी। ये सभी विमान 4.5 जनरेशन के बेहद आधुनिक और ताकतवर मल्टी रोल फाइटर जेट हैं। इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना में कर रहा है। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई झड़पों में तैनात किया गया था। जहां इसने भारतीय वायुसेना के जेट विमानों का मुकाबला किया था। रक्षा जानकारों के मुताबिक ये डील बांग्लादेश की वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। लंबे समय से बांग्लादेश पुराने रूसी और चीनी विमानों पर ही निर्भर रहा। इस नए समझौते से बांग्लादेश की चीन पर सैन्य निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही भारत के पूर्वी पड़ोसी देश में चीन का सैन्य और कूटनीतिक दबदबा भी मजबूत होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जिसने चोरी की वही जांच कैसे कर सकता है। वहां उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार व्यवस्था में लगी है तो जांच वही क्यों करेंगे। जांच तो वो करेगा जो उस पक्ष में पहले से ना हो, जो निष्पक्ष हो। सरकार से क्या न्याय की उम्मीद होगी। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की खुलकर तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनका शुवेंदु अधिकारी से भावनात्मक रिश्ता रहा है और राजनीति अलग होने के बावजूद वो उनके सहयोग को कभी नहीं भूल सकती। महुआ मोइत्रा ने बताया कि साल 2014 में जब उन्हें लोकसभा टिकट नहीं मिला था तो वह पूरी रात रोई थी और उस मुश्किल समय में शुवेंदु अधिकारी ने उनका हौसला बढ़ाया था। महुआ ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था
तब पार्टी के बड़े नेता प्रचार के लिए नहीं आए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उनकी पहली रैली में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें जो समर्थन मिला उसे वो आज भी याद रखती हैं। हालांकि महुआ ने साफ किया कि अब दोनों की बातचीत नहीं होती है क्योंकि उनकी राजनीतिक राहें अलग हो चुकी हैं, लेकिन इस बयान पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टीएमसी में बगावत का दौर जारी है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों से भारी तबाही मची है और आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इन जोरदार झटकों से राजधानी काराकस समेत कई जगहों पर कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस भयानक प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान भी चली गई। स्थानीय मेयर ने मौत की पुष्टि की, लेकिन अभी कोई निश्चित आंकड़ा सामने नहीं आया। पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था। इसके ठीक कुछ मिनट बाद ही 7.5 तीव्रता का एक और बड़ा झटका आया। इतने बड़े झटकों से राजधानी में ऊंची ऊंची इमारतें बुरी तरह हिलने लगी और लोग दहशत में आकर बाहर निकल आए। कई जगहों पर इमारतों की पूरी दीवारें गिर गईं, जिससे सड़कों में ही जो घर के अंदर का सामान दिखने लगा। हालात को देखते हुए पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया और राहत बचाव काम तेजी से चल रहा है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.